अरे जल्दी चलिए जी, पंडित जी 11 बजे उठ जाएंगे। ऐसे कहाँ बैठे हैं पंडित जी के उठ जाएंगे, और उठ गए तो हम उन्हें दोबारा बैठा देंगे। ये देख करण, तेरे पापा को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और मुझे गुस्सा दिला देते हैं। फिर गुस्से में मैं कुछ बोल दूंगी ना तो कहेंगे तेरी माँ बावली हो गई है, बेकार में बड़बड़ाती है। अरे पापा, आप भी ना क्यों परेशान कर रहे हो मम्मी को? अब जल्दी से शर्ट पहन कर आइए ना, हमें पंडित जी के पास जाना है। निर्मला अपने पति और बेटे के साथ पंडित जी के पास पहुंचती है और उन्हें देखते ही उनके चरणों पर दंडवत प्रणाम करती है। अरे जी, आप भी प्रणाम कीजिए ना पंडित जी को। और कारण तू भी झुक, जितना ज्यादा झुकेगा ना उतना ही बड़ा प्रसाद मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है पुत्री, जो होगा वो तो होकर रहेगा। करण को नया काम शुरू करना है ना। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। देखा जी आपने? हाँ हाँ, देख लिया। महाराज आप तो अंतर्यामी है, तो ये भी बता दीजिए कौन सा बिजनेस मेरे करण को सूट करेगा? लोहे का। मेरे पास सुबह एक लोहे के व्यापारी आए थे। उनको अपने ऑफिस के लिए एक ऊंची पोस्ट पर किसी विश्वासु लड़के की तलाश है। मुझे लगता है करण को उनके साथ काम करके काम सीखना चाहिए और फिर अपना बिजनेस खोल लेना चाहिए। करण कुछ दिन पंडित जी के बताए बिजनेसमैन के ऑफिस में काम करता है और कुछ ही समय बाद वो अपना खुद का लोहे का बिजनेस चालू करता है और उसका बिजनेस चल पड़ता है। अब तो उसका पंडित जी पर विश्वास और भी बढ़ जाता है। ये लो मम्मी, 5100 पंडित जी को दे आना। तुम सही कहती थी, ये चीजें होती तो है। पंडित जी का बोला हो रहा है, महीने के 80,000 1 लाख तो कमा लेता हूं मैं। अब कोई टेंशन नहीं। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, मेरा तो कोई काम नहीं बना आज तक। आपकी नीयत ही सही नहीं है ना, तो कहाँ से होगा काम? आप छोड़िए, तू सुन करण, पहले तो तुझे काम का टेंशन था, अब तू सेटल है ना, अच्छा खासा कमा भी लेता है, तो अब बेटा शादी कर ले। शादी अभी? अरे 28 का हो गया है तू, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? मैं आज ही जाकर पंडित जी से इस बारे में बात करती हूँ। अगर वो कहते हैं तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगी। अच्छा, अगर पंडित जी बोलेंगे तो फिर कर लूंगा, जाकर पूछ लो ना। निर्मला जाकर पंडित जी से बात करती है और पंडित जी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और अगले ही पल निर्मला अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। पंडित जी के यहाँ से निर्मला अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे प्रेमा मिलती है। गले में सोने की चेन, हाथ में कंगन, तेरी तो लॉटरी लग गई निर्मला। जब से तेरे बेटे का काम सेट हुआ है, तेरा तो रूप ही बदल गया है। बात तो तेरी सच है प्रेमा, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे बेटे ने तो हर काम के लिए नौकर रखवा रखा है, गिनकर हम 3 लोग और 4 नौकर, सब कुछ तो है ही। अब सोच रही हूँ करण की शादी कर दूँ और इस जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊँ। अब बहू आए और तिजोरी संभाले। एक बात तो गारंटी से कह सकती हूँ प्रेमा, जो लड़की करण के पीछे हमारे घर आएगी ना, उसके तो दिन ही पलट जाएंगे। वैसे कितना कमा लेता है महीने का करण? अरे महीने का क्या पूछ रही है, दिन का बोल। दिन का 50 के ऊपर तो कमाता ही है। 1500 भी नहीं? ये कैसी कमाई हुई निर्मला, आजकल इतने में गुजारा चलता है क्या? हमारा ज़माना गया कि पति ने 500 भी कमाया तो बीवी साथ में रह ली, आजकल तो भाग लेती है। तू इतना फेंक रही थी घर में ये है वो है, इससे ज़्यादा तो मैं अपने काम वाले को देती हूँ। अरे दिन का 50 मतलब 50 रुपया नहीं, 50,000 रुपये। 50,000? ये तो बहुत होते हैं, अच्छा खासा कमाने लगा है फिर तो करण तू। वैसे मेरी पहचान में एक लड़की है, मेरी ननद की जेठानी की बेटी, वो भी ना पढ़ी लिखी है। ऐसे तो उसके घर वाले उसकी शादी का नहीं सोच रहे, पर मैं कहूँगी तो मेरी बात मानेंगे ज़रूर। हाँ तो फिर मैं तुझे घर जाकर ना करण की फ़ोटो और उसका बायोडाटा व्हाट्सअप कर देती हूँ, तू लड़की वालों को भिजवा दे। एक बात की गारंटी मैं देती हूँ, लड़की के परिवार वालों को कभी भी इस बात का गम नहीं होगा कि उन्होंने अपनी बेटी हमारे घर भेजी। यह प्रेरणा ये बात सुनती है और वो सीधा अपनी ननद के यहाँ पहुँच जाती है और उसकी जेठानी से कहती है, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि उस घर में हमारी बच्ची जाकर दुखी नहीं रहेगी भाई साहब। निर्मला जी के ठाट बाट तो मैंने खुद देखे, ज़मीन पर पैर भी नहीं रखती वो, अब तो हवा में उड़ना फिरना। ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मामी जी? अपना साइंस इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि हम हवा में उड़ने लगे। अरे इतना तो तेरी माँ भी जानती है बेटा, हवा से मेरा मतलब था फ्लाइट से। अब वो ट्रेन में बैठती नहीं और बैठेगी भी क्यों भाई? जब बेटा दिन के 1 लाख कमा रहा हो तो माँ ट्रेन से जाए भी क्यों? इतना पैसा कमा रहा है लड़का, तब तो फिर अब बात आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, क्यों सुषमा जी? वैसे लड़के का घर अपना है कि? अरे सब अपना ही है, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, मुझसे कुछ छुपा है क्या भाई साहब?
कपड़े का काम है, पर वो इतना चलता नहीं था। अब ये बेटे को न जाने कौन सा धंधा हाथ लग गया कि जहाँ भी हाथ डालता है मिट्टी भी छू रहा है तो सोना हो रहा है। लो हाँ आंटी जी। और शिल्पा का परिवार पहुंच जाता है करण के घर। क्या बताऊं भाई साहब, लड़कियों की तो लाइन लगी पड़ी है मेरे बेटे के लिए। अब इतना कमाएगा, माँ बाप की इतनी सेवा करेगा तो बाजार में नाम तो रहेगा ही। पर मैंने प्रेमा को ज़बान दी थी, और पड़ोसी धर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। प्रेमा को मैं दुखी नहीं कर सकती थी। आपकी बात बिल्कुल सच्ची होगी बहन जी, पर हम लड़की के माँ बाप हैं तो हमें जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी ना। अब ज़रा अपना घर दिखा देती तो। विनोद अपना पूरा घर लड़की वालों को घुमा घुमा कर दिखाता है। घर तो काफ़ी अच्छा है आपका। वो तो है ही, हर कमरे में एसी भी है, ठाट बाट से रहेगी आपकी बिटिया। मेरे मन में एक बात थी, बुरा मत मानिए तो पूछूं बहन जी? अरे सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया था सुषमा दीदी। मैं पूछ रही हूँ ना प्रेमा, एक मिनट, कहीं करण को पीने की आदत तो नहीं है? इस बारे में क्या बताऊं बहन जी, पिछले महीने की बात है। हमारे घर पर मेरे मायके वाले कुछ लोग आए थे। वो क्या है ना, मेरे जीजा जी को ज़रा धुआं फूंकने की आदत है, तो वो बाथरूम होकर आए। उनके निकलते ही करण बेचारा बाथरूम में चला गया और बाहर आकर मुझसे कहता है, मम्मी बाथरूम में किसी ने मच्छर की अगरबत्ती जलाई है। बताइए, अब जिस लड़के को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है वो क्या गलत लाइन में पड़ेगा बहन जी। और क्या था, निर्मला अपने बेटी की तारीफ में इतनी लंबी लंबी फेंकती है कि लड़की वाले मना नहीं कर पाते, और शिल्पा का रिश्ता करण से पक्का हो जाता है। आप अपने कमरे में जाइए दीदी, हम ना अभी गर्मा गर्म दूध का गिलास लाकर आपको देते हैं। दूध से ना ताकत आएगी। मेरे बेटे को ताकत के लिए दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमला। तू सुन बहू, तू कमरे में जाकर घूंघट ओढ़ कर बैठ, मैं 5 मिनट में करण को भेजती हूँ। शिल्पा किसी भी दूसरी नई नवेली दुल्हन की तरह अपने कमरे में बैठी करण का इंतजार कर रही थी कि दरवाज़ा खुलता है, करण अंदर आता है। कितनी जल्दी शादी होगी ना हमारी। मेरा मतलब है, शादी तो मुझे आपसे ही करनी थी, पर इतनी हड़बड़ी में होगी ये नहीं सोचा था। आपके साथ ज़्यादा बात करने का वक्त भी नहीं मिला। यहाँ तक कि दुल्हन के जोड़े में भी मैं आपको जी भर के निहार नहीं पाया। लोग ही इतने आसपास थे, ऐसे में एक टक अगर आपको देखता तो आप शर्मा जाती, पर यहाँ तो मैं आपको देख सकता हूँ ना। ये कहकर जैसे ही करण शिल्पा का घूंघट उठाने जाता है, दरवाजे पर खटखट होती है। इस वक्त कौन आया है? अरे बेटा, मैं हूँ तेरी माँ। तूने बहू का घूंघट तो नहीं हटाया? अरे घूंघट हटा तो उससे पहले ही तुमने मेन गेट खटखटा दिया मम्मी, क्या हो गया? अभी रुक जा, पहले पंडित जी से पूछ लेती हूँ घूंघट हटाने का कौन सा मुहूर्त अच्छा है, उसी वक्त घूंघट हटाना। अब इसमें पंडित जी से क्या सलाह लोगी मम्मी? इसमें तो सलाह ज़रूरी है बेटा, क्योंकि मुझे नहीं पता किस मुहूर्त में मैंने तेरी माँ का घूंघट हटाया था। उस दिन के बाद से आज तक मुझे इसका चेहरा देखने का मन ही नहीं हुआ। भैया मजाक कर रहे हैं भाभी, करण भैया ठीक कह रहे हैं। इन चीज़ों के लिए ना पंडित जी को फ़ोन करना सही नहीं है। पर निर्मला कहाँ मानने वाली थी। वो रात को 12 बजे पंडित जी को कॉल करती है, पर पंडित जी तो सो रहे थे, तो फ़ोन उठाता कौन। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बज जाते हैं। पूरा घर आधी नींद में यहाँ वहाँ हॉल में बैठा हुआ था। 4 घंटे से घूंघट में बैठी हूँ, क्या मजाक है। ये पंडित जी से पूछकर कौन घूंघट हटवाता है बहू का। आया आया, पंडित जी का मैसेज आया, उठा सकते हैं घूंघट, जा बेटा। मुझे नहीं उठाना अब घूंघट, सोने जा रहा हूं मैं। तो शिल्पा की सुहागरात कुछ ऐसी होती है कि थक कर उसका पति सो ही जाता है। अगली सुबह, मम्मी जी आपने बताया था इस घर में 4 नौकर हैं। अरे वो 4 नौकर मुझ में ही तो है नहीं बहू। बचपन में करण को मालिश किया है मैंने, तो मैं आया हुई। फिर भाभी की सास को मैं मालिश करती थी तो मैं मालिश वाली हुई। अब बर्तन धोती हूँ तो बर्तन वाली हुई, और पौधों को पानी देती हूँ तो मालन, बाकी सब मुझे ही करना होगा। ये तो सरासर धोखा हुआ है मेरे साथ मम्मी जी। अगर करण दिन का 1 लाख कमाते तो हम नौकर तो रख ही सकते हैं। वही ना बहू, नौकर क्या, मैं तो एक रोबोट रख लूँ। पर वो क्या है ना, पंडित जी ने बोला है घर की बहू ही घर का काम करे तो अच्छा है, वरना घर में दोष लग जाएगा। अब कमला तो शुरू से इस घर में रह रही है, उसे तो हम नौकर मानते ही नहीं। शिल्पा रसोई में चली जाती है। अब क्या बहस करूं, जो औरत अपनी बहू की सुहागरात पंडित जी से बिना पूछे होने नहीं देती, वो इस घर में नौकर आने देगी। कर्म फूट गए मेरे। मैंने पहले ही बोला था ना मम्मी, जो दिखता है वो सच हो जरूरी नहीं। अरे बेटा कुछ दिन रुक जा, तू अभी नहीं है, फिर कमला से ही झाड़ू पोछा कपड़े करवाने लगना।
कहीं भी एडजस्ट होने में वक्त लगता है ना बेटा। शिल्पा खुद की किस्मत को कोसती हुई सभी को नाश्ता परोसती है, जिसे देखते ही विनोद कहता है, पपीते की सब्जी बनाई है बहू। क्यों, क्या हुआ पापा जी, आप पपीता नहीं खाते? पापा तो कुछ भी खा लेते हैं पर मम्मी नहीं खाती। तुझे इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना बहू कि रसोई में कुछ बनाऊं तो सास से पूछ लूं। घर की बहू अगर सास से पूछकर खाना नहीं बनाती तो ससुराल में दोष लग जाता है। और ये किसने कहा मम्मी जी? हमारे पंडित जी ने, और किसने। अब जा मेरे लिए आलू गोभी की सब्जी बना दे। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए शिल्पा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए सब्जी बनाना शुरू करती है। ये कोई बात हुई भला कि सास से बिना पूछे खाना बना दो तो दोष लग जाएगा? मम्मी जी को आलू गोभी की सब्जी खानी थी तो बात पंडित जी पर डाल दी। वाह मम्मी जी वाह। सभी को खाना खिलाने के बाद जैसे ही शिल्पा मशीन में कपड़े डालने लगती है, निर्मला उसे देख लेती है। ये क्या बात हुई, बहू एक एक करके कपड़े धोएगी तो कितनी बिजली उठ जाएगी। ये होता मैं नहीं देख सकती। वो अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, अरे नहीं बहू, कपड़े हाथ से ही धुलते हैं इस घर में। वो क्या है ना, अगर हमने मशीन में कपड़े धोए तो हमें दोष लग जाएगा, ऐसा पंडित जी ने बताया था। और ये दोष ना सबसे ज्यादा घर के बेटे पर लगेगा। और अगर करण का काम बंद हो गया तो कहाँ से आएंगे पैसे। इसीलिए तू कपड़े ना हाथ से ही धो ले बेटा। अच्छा मम्मी जी, तो ज़रा पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि झाड़ू करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं या जीभ से चाट कर फर्श साफ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो झाड़ू वाला दोष लग जाए। शिल्पा हाथ से कपड़े धोती जाती और अपनी किस्मत को रोती जाती। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक रात शिल्पा मैगी बनाने अपने किचन में जाती है। किचन की लाइट्स ऑन होती ही निर्मला जी भी पहुंच जाती है। इतनी रात गए तो रसोई में, अब क्या बाकी रह गया था बहू। और ये तूने पानी क्यों गर्म करने को चढ़ाया है? 24 घंटे रसोई चलाएगी क्या? वो मुझे ज़रा भूख लग रही थी ना मम्मी जी, तो मैगी बनाने आ गई। अरे अभी तो रात को तूने 4 पराठे खाए, अब और क्या खाएगी? ऐसे भी बार बार खाना अच्छा नहीं होता। रात को तो ऐसे भी ना रसोई खाने में आना ही नहीं चाहिए। वो क्या है ना, इससे ससुराल में दोष हो जाता है। हाँ, यूं तो शिल्पा घर की बहू थी, पर वो रसोई में क्या बना रही है, क्या खा रही है, इन सभी चीज़ों पर निर्मला अपनी नज़र रखती थी। और अब तो शिल्पा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अब मुझे इस झंझट से निकालिए मम्मी, वरना कल सुबह सामान लेकर मैं वहाँ आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मैं कुछ सोचती हूँ। और अगली ही सुबह अपनी बेटी को बचाने सुषमा उसके ससुराल पहुँच जाती है। अरे रे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गया समधन जी, आप अचानक यहाँ, और क्या दिक्कत हो गई? बात ही कुछ ऐसी है समझी जी। वो क्या है ना, हमारे जो पंडित जी हैं वो कल घर पर आए थे। त्रिकालदर्शी है, उन्हें पता नहीं कैसे आभास हो गया कि शिल्पा के ससुराल में कोई दोष है। उन्होंने कहा कि घर की रसोई घर की बहू के कमरे से सटी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, रसोई तो शिल्पा के कमरे से इतनी दूर है। रसोई की ना जगह बदलनी होगी, वरना ससुराल में दोष लग सकता है। आपके पंडित जी ने कहा है, फिर तो मानना ही पड़ेगा मम्मी जी। मैं कल ही कंस्ट्रक्शन वाले को बुला लेता हूँ और रसोई हमारे कमरे से सटी हुई बनवा देता हूँ। वाह मम्मी, क्या उपाय लगाया है। रसोई मेरे कमरे के पास रहेगी तो मैं कितनी बार भी जाऊँ, कुछ भी खाऊं, मम्मी जी को खबर ही नहीं लगेगी। और सुषमा शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी के ससुराल में आई थी तो थोड़ा रुक जाती है दोपहर में खाने के वक्त। क्या कमला दीदी, आप पूरे दिन में सिर्फ बर्तन और पौधों में पानी देने का ही काम करती हैं। ऐसे तो मेरी बेटी के ससुराल में दोष लग जाएगा। वो क्या है ना समझे जी, कल मेरी पंडित जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि घर में काम करने वाले अगर पूरा दिन बैठे रहे तो ससुराल में दोष आ जाता है और उस घर के मुखिया पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ। अरे कमला, तू ऐसे फालतू मत बैठा कर। अब से तू सारे कामों में बहू का हाथ बटाएगी। वैसे निर्मला जी भी कोई काम नहीं करती, इससे तो कोई दोष नहीं लगेगा ना समधन जी। क्या समधन जी, आप कोई काम नहीं करती? राम 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 राम, ये तो टेंशन की बात होगी। पंडित जी की माने तो अगर सास घर में काम ना करे तो 1.5 साल के अंदर अंदर घर का बहुत काम बढ़ जाता है। अब सास जब मर जाएगी तो भीड़ तो जमा होगी और काम तो बढ़ेगा ही। कल से दोपहर का खाना मम्मी बनाएगी बस। हाँ, अरे मैं क्यों? आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है मम्मी। वाह वाह मेरी माँ, तू तो छक्के पर छक्का लगा रही है। और इस तरह सुषमा अपनी बेटी के ससुराल का रंग ढंग शक्ल सूरत सब बदल देती है। चलिए उठिए समधन जी, आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना है। अगर आप समय पर वॉक पर नहीं गई तो इस घर पर दोष लग जाएगा।
देखिए मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, समधन जी मुझे छोड़ दीजिए। रात को 12 बजे सोती हूँ मैं और सुबह 4 बजे आप मुझे उठा देती हैं। इस दोष के चक्कर में रात को झूठे बर्तन धोकर सोई हूँ। अरे बड़ी थकावट आ गई है शरीर में। उठ भी जाइए निर्मला जी, घर की शांति की बात है। अगर ये दोष मेरे करण पर लग रहा होता तो मैं भी उठ जाता। अरे बाबा ऐसे कोई दोष नहीं लगता। मैं समझ गई समधन जी आप मेरे साथ क्या कर रही हैं। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी नहीं सताऊंगी। ये हुई ना बात मम्मी जी। पंडित जी का नाम लेकर इतने भी गलत काम मत कीजिए कि आपकी करनी आप पर ही भारी पड़ जाए। और सुषमा अपनी बेटी की सास को ऐसा सबक सिखाती है कि उस दिन के बाद से वो कभी भी शिल्पा को परेशान नहीं करती। ये लड़के कौन है सुमित? और तुम इसको कमर से पकड़ के क्यों लेकर आ रहे हो? कम बेबी, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हाँ, अपना कमरा? वो हमारा कमरा है सुमित। ये बकवास मैं नहीं टॉलरेट करूंगी। और तुम गेट आउट। बस दीपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है टिया, और आज से ये यहीं रहेगी। ओके, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। चलो आओ टिया। माँ जी आप ही कुछ कहिए ना प्लीज। बहू अब मैं क्या बोलूं, वो जवान है, अपना ध्यान खुद रख सकता है। जैसा चल रहा है चलने दो। चलो गुड नाइट बेटा। सुमित अपनी गर्लफ्रेंड टिया को लेकर अंदर जाता है और मीना जी चली जाती हैं सोने। दीपा वहां स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने ही उसका पूरा संसार उजड़ गया था और वो कुछ भी नहीं कर सकी। ये कहानी है दीपा की, जिसकी शादी सुमित से करीब 7 साल पहले हुई थी, पर अब उसका पति अचानक से किसी और को ले आया। क्या होगा आगे, चलिए आज देखते हैं। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग सासू माम जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। टिया बेटा आओ नाश्ता कर लो। दीपा, ए दीपा नाश्ता तो लगाना। इतने में दीपा आती है। उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखों के नीचे गड्ढे। वो धीरे से हाँ में अपना सर हिलाती है, पर टिया को देखकर बोल पड़ती है, इस लड़की के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। इस मेहमान को कहिए कि हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है और वो जल्द से जल्द चली जाए यहां से। दीपा, हाउ डेयर यू। टिया यहीं रहेगी अब जिंदगी भर। सुमित शायद तुम भूल रहे हो, एज पर लॉ मैं तुम्हारी वाइफ हूं। मैं उन गवार लड़कियों की तरह नहीं हूं जो आंसू बहा बहा कर इसे एक्सेप्ट कर ले। मैं आज की नारी हूं और अपने हक अच्छी तरह से जानती हूं। तुम्हें जो करना है करो, मैं अब टिया के साथ रहूंगा। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मिल जाएगा। जाओ अब। ये लॉ की धमकी ना मेरे साथ नहीं चलेगी। और हाँ, थोड़ी वकालत मुझे भी आती है। मैं भी देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। टिया बेबी कम, हम लोग चलते हैं तुम्हारा शादी का लहंगा देखने। इतना कहकर सुमित टिया को लेकर बाहर चला जाता है। दीपा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने घर पर फोन लगाया। हेलो मम्मी, मम्मी आप फौरन यहाँ आइए। यहाँ सब ना तहस नहस हो रहा है। मेरी गृहस्थी डूब रही है मेरी आंखों के सामने और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये तो तेरे घर का मामला है, मैं क्या बोलूं। मम्मी आपका दामाद एक दूसरी लड़की लाया है और आप मुझे इतनी कैजुअली इतनी फालतू एडवाइस दे रही हो। देख बेटा, अब अगर तेरी सास को प्रॉब्लम है ना तो मैं क्या बोलूं। मैं तेरे घर के मामलों में नहीं पड़ सकती। रहने दो माँ, बाय। अगले कुछ दिन काफी स्ट्रेसफुल निकले। दीपा ने खाना पीना बंद कर दिया था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। एक दिन, हाँ आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई हो या ना हो। मेरे कजिन की शादी में जा रहे हैं हम लोग। हैं? भाई की शादी? एक मिनट, मुझे याद आया, ऋषि की शादी में ना। ओह वाओ, फाइनली कुछ तो याद है तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या? तभी टिया बोल पड़ती है, एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो इनसे। ए लड़की, तू होती कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने वाली? ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो दूंगी एक उल्टे हाथ का, समझी? सुनो ना, ये कैसे बात कर रही है मुझसे? सो डाउन मार्केट। हाँ बेबी, लगता है ये कॉर्पोरेट वालों के स्टैंडर्ड भी गिर गए अब। सुमित प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लो कम से कम। और तुम ऋषि की शादी में जा रहे हो, मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तुझे क्यों बताएगा, हम टिया बिटिया को लेकर जा रहे हैं ना, तो बस। और इसी के साथ टिया अब परिवार में हो रही शादी में शामिल होने चली जाती है। ये सब दीपा देखकर नाराज तो हो रही थी, पर वो फिर भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही थी।
एमएनसी में काम करने वाली दीपा, जो कड़ी मेहनत और लगन से ऊपर पहुंची थी, आज अपने आप को मानो हारा हुआ महसूस कर रही थी। छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। कहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे मेरा महीने का खर्चा निकल जाए। फिर जॉब हासिल की और मेहनत की। लड़कों जितनी नहीं, लड़कों से ज़्यादा मेहनत करके ऊपर आई हूँ मैं। फिर भी आज मुझे कोई साथी नहीं दिख रहा है जिसके साथ मैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। दीपा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र टिया पर जाती है। सुंदर काया वाली, नैन नक्श तीखे, चाल एकदम प्यारी, वो इसके सामने से जा रही थी। लेकिन ये क्या, ये साड़ी? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरा पति ले लिया, मेरी सास ले ली, मेरा दर्जा ले लिया, और अब मेरे पति की दी हुई पहली साड़ी पहन के मेरे ही सामने घूम रही हो। निकालो इसे! मैंने कहा निकालो अभी। चिल आउट दीपा, चिल आउट। ऐसे हाई पर होके कुछ नहीं मिलने वाला। ये साड़ी मुझे खुद सुमित ने दी है पहनने के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो जाके उनसे बात कर लो। ऑल्सो कल यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। व्हाट? हरगिज नहीं। तुम्हें सुमित लाया होगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर बैठकर नाचो, समझी? मैं कभी खुद की पार्टीज के लिए भी खाना नहीं बनाती थी, तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगी? चलो रास्ता नापो अपना और मेरी साड़ी वापस करो, समझी? सुम्मू बोलेंगे तो ही। सुमू, तेरी इतनी हिम्मत? वो अभी भी मेरा पति है। और देखते ही देखते दोनों औरतों में बिल्लियों की तरह लड़ाई हो जाती है। उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर उसकी सास वहां आती है और सबको वापस जाने के लिए कहती है। फिर घर आकर, दीपा, अब बस बहुत हुआ। तुम्हारे हिसाब से अब चीजें नहीं चलेगी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पर माँ जी, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। इतना कहकर मीना अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद, आज शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, मूवी देखेंगे और फिर डिनर पर चलेंगे। ये मूवी नाइट। अरे वाह, चलो आज तो मैं भी वो चंदू वाली पिक्चर देखूंगी। हाय, कार्तिक आर्यन उसमें कितना फिट लग रहा है। तेरे पापा भी ना बिल्कुल ऐसे ही थे जब मुझे मिले थे। हैं? इतने फिट? क्या बात कर रही हो माँ? फिर क्या हुआ उन्हें? और फिर माँ जी ने उनको खिला खिला कर चंदू चैंपियन से चंदू हलवाई बना दिया, isn't it? टिया की बात पर सब हंसने लगे। तीनों को यूं हंसता खेलता देख दीपा को मन में एक चुभन सी हुई। उन्हें देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधा अंदर चली गई। अरे माँ जी के पास तो बहुत किस्से हैं ऐसे। ये तो सुमित भी ऐसे ही मोटे थे, पर उन्हें डाइट करवा करवा के आज मैंने इतना फिट बनाया है। क्या हुआ? आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? चलो माँ और टिया, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ, अभी 2 मिनट। टिया और माँ चलो फिल्म के लिए। इतना कहकर सब चले जाते हैं। अगले दिन, माँ आज खाने में क्या है? आज तो टिया ने तेरी ही मनपसंद सारी चीजें बनाई है बेटा। देख तो, आलू टुक, पनीर पसंदा और छोले, सब तेरे हिसाब से ही बनाया है इसने, पूरा दिन किचन में लगाकर। थोड़ा सा, पर क्या करूं, अब प्यार ही इतना है आपसे तो। ओए होए, देखो तो कैसे शर्मा रही है मेरी गुलाबो। सुमित, माँ खड़ी है ना यहाँ पर। तो क्या हुआ, चलो मैं अपनी बेबी को खाना खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता हूँ। माँ, आप भी चलोगी क्या लॉन्ग ड्राइव पर? तुम दोनों लव बर्ड्स के बीच भला मैं क्या करूंगी। तुम लोग जाओ और चाबी ले जाना मत भूलना। अच्छा माँ, फिलहाल तो आलू टुक दे दो जल्दी से, यम यम यम। जहां तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, उधर दीपा उन्हें छुपके से अपने कमरे की ओर से देख रही थी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो सुमित के साथ ऐसे ही ड्राइव्स पर जाती थी और वो देर रात घूमकर वापस आते। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो आदमी उसे कभी कुछ कहता नहीं था, आखिर वो अचानक से कैसे बदल गया। क्या हुआ जिससे वो ऐसा करने लगा? टिया, मजा आ गया आज ड्राइव पे। और तुम भी ड्राइव करती हो? ओ माय गॉड, तुम तो फॉर्मूला 1 की रेसर को टक्कर दे दो। क्या कट मार कर निकाला तुमने 2 ट्रक्स के बीच से। मेरी तो जान ही अटक गई थी। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें ड्राइविंग आती है।
अब कभी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ। अरे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। अब से घर पर ही रहकर मैं माँ जी को भी देखूंगी और घर भी संभालूंगी। तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ, ओके? सच कहूँ टिया, दीपा के साथ मुझे वो शांति कभी नहीं मिली जो तुम्हारे साथ मिल रही है। तुम तो कितने आराम से सब हैंडल कर रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना निश्चिंत होकर ये सब कर पाऊंगा। अरे ये तो मेरा फर्ज है, आपके लिए कुछ भी। ये मेरे हंसते खेलते संसार को क्या हो गया? पता नहीं कौन सी हवा चली और उसमें ये लड़की आकर सबको अपनी मुट्ठी में करके बैठी है। क्या करूंगी मैं अब? कोई तो रास्ता बताओ भगवान। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। सुमित, टिया और मीना मजाक कर रहे होते हैं और जैसे ही दीपा वहां आती सब उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। दीपा को ये देखकर बहुत दुख होता पर वो कुछ नहीं कह पाती। फिर एक दिन, सुमित चलो ना, लेट हो रहा है, मुझे सोना है। बस बेबी 5 मिनट और, ये एक एक्सेल शीट का समझ में नहीं आ रहा मुझे। इतने में दीपा आती है। सुमित, एक्सेल शीट तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, बताओ क्या है, मैं भी ठीक कर देती हूँ। जी नहीं मोहतरमा, आप अपना ऑफिस, अपना रूटीन, अपनी हेल्थ केयर, अपना सब कुछ देखते रहिए। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सुमित दिखाओ तो। ओ ये तो इजी है, आओ मैं बताती हूँ। टिया, तुमने बिना किसी ईगो के या कोई भी ताना सुनाए बिना मेरी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू छोड़ो, अब चलो ना, सोना नहीं है क्या? कल ऑफिस भी तो है ना डार्लिंग। सुमित तो चला जाता है पर दीपा और टिया पीछे रह जाते हैं। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आई हो? अच्छी खासी चल तो रही थी, क्यों बर्बाद करना है तुम्हें सब? अच्छा, मैं बर्बाद कर रही हूँ? एक बार अपने पति और अपनी सास से पूछ क्यों नहीं लेती? सब समझ में आ जाएगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुमने सब संभाला है। एक बार उनसे पूछ के देखो तो। इतना कहकर टिया वहां से चली जाती है। अगली शाम को जब सुमित आता है तो, सुमित, मुझे तुमसे बात करनी है। दीपा, मैं बहुत थक गया हूँ। टिया मेरा वेट कर रही है। सुमित प्लीज, बस 2 मिनट। अच्छा चलो बताओ जल्दी से। सुमित, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, फिर अचानक से क्या हुआ? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे ऐसे बीच रास्ते? 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी हमने, है ना? फिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? सीरियसली तुम्हें अभी भी नहीं पता? याद करो दीपा, तुम एमएनसी में काम करती हो, इसका ढिंडोरा पीट पीट कर तुमने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया। मैं मानता हूं कि तुम बहुत मेहनत से ऊपर आई हो। तुमने तो 2000 की एक इंटर्नशिप से शुरुआत की थी, पर अब देखो तुम उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हो। कितनी मेहनत करती हो, पर तुम्हारा मेरे और माँ के प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या? मैंने कौन से फर्ज नहीं निभाए सुमित? सब चीजों के बिल्स, राशन, माँ जी की दवाइयां सब टाइम से भरा जा रहा है। तो फिर क्या हुआ? बस बहू हो तो मतलब चांद छूकर भी आ जाओ तो वापस आकर तो रोटी ही बनानी पड़ेगी, है ना? यही कहते रहते हो ना तुम हमेशा। तुमसे ज्यादा कमाती हूं पर फिर भी बाहर की और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है। दीपा, याद करो, क्या मैंने कभी तुम्हें कहा कि तुम खाना बनाओ? नहीं ना। इनफैक्ट तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने कुक को लगवा दिया था। पर सबके साथ खा तो सकती थी, या देख तो सकती हो कि माँ ने दवाइयाँ खाई कि नहीं, पति की प्लेट में रोटी है या नहीं, क्या चल रहा है घर में। ये सब तो हम अपने ही घर वालों के लिए कर रहे हैं, है ना? तो क्या हम घर के नौकर बन गए? ठीक है, मान ली आपकी बात। देवता है आप जो आपने मेरे लिए कुक लगवाया था, मुझ पर खाना बनाने का प्रेशर नहीं डाला। पर 1 मिनट दीपा, बात ये नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम सबका ध्यान रखो, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। पर एक बात बताओ, गए 1 साल से तुमने कितनी बार हमारे साथ बैठकर खाना खाया? कितनी बार चेक किया कि घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं, किसी चीज को ठीक कराना है कि नहीं, कोई राशन लाना है क्या? देखिए, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मैं घर की जिम्मेदारियां अलग तरीके से उठाती हूँ। घर के काम नहीं करती पर घर के खर्चे उठा सकती हूँ। जिसके लिए थैंक यू। सच में तुमने सच में साथ दिया। पर क्या हमारा फर्ज सिर्फ पैसे देकर खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है दीपा, तो तुम अभी रेजिग्नेशन दे दो,
मैं एक और जॉब ढूंढ लूंगा और दिन के 24 घंटों में से 48 घंटे काम करूंगा, पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, शर्त यह है कि फिर तुम मुझसे कोई भी टाइम स्पेंड करने की उम्मीद मत करना। उम्मीद? वो भी तुमसे? तुमसे तो आप कोई उम्मीद रख ही नहीं सकती मैं। क्यों? क्या बात कर रही हो तुम दीपा? ज्यादा बनो मत। तुम्हें क्या लगता है एक दिन मेरे पास आकर बैठ जाने से मैं सब भूल जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। मैं चाहती तो ये घर उसी दिन छोड़ देती, पर ये मेरा घर है, वो लड़की जाएगी यहां से। दीपा ऐसा कुछ नहीं है। शट अप! तुम कहां से आई? हाँ, और हम दोनों की प्राइवेट बात चल रही है ना। मैं अपने पति से बात कर रही हूं और इसमें तुम्हारा बोलना उचित नहीं है और ना ही जरूरी। सो प्लीज लीव। मैं तो बस हाँ, मैं तो बस ऐसे ही फ्रेंड हूं, है ना। मैं तो बस ऐसे ही घूम रही हूं। मैं तो बस तुम्हारे पति को बहला फुसलाकर अपने चंगुल में रखना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि माँ जी मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैं तो बस फायदा उठा रही हूँ कि दीपा की लाइफ इतनी बिजी है, चलो उसके पति के साथ गुलछरे उड़ाए जाए। दीपा चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या अभी? क्या तुम्हें याद है पिछले महीने मेरे स्कूल में रीयूनियन था? रीयूनियन? नहीं। ओफो, क्या तुम्हें याद है पिछले महीने मिस्टर शर्मा के साथ तुम्हारी क्लाइंट कॉल थी जूम पर? ओ हाँ, 21 तारीख को शाम 8 बजे 1 घंटा चला था वो कॉल। मिस्टर शर्मा तो। और दीपा पूरे 10 मिनट तक उस जूम कॉल के बारे में बोलती गई। थैंक यू दीपा, थैंक यू। बस वैसे मैंने तुमसे उसके बारे में पूछा ही नहीं था, बट ओके। तो उसी दिन मेरे स्कूल का रीयूनियन था और उधर मुझे टिया मिली। अच्छा, तो वहां से मिली आपको ये डायन? दीपा मैनर्स। एनीवे, टिया एक मैरिज काउंसलर है और जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने हमारे बारे में इसे बताया। टिया ने मुझे बहुत सजेशंस दिए, पर मैंने इसे फोर्स किया ये नाटक करने के लिए। उसके प्रोफेशन में इसे गलत माना जाता है, पर तुम भी तो हो ऐसी, ऐसे कैसे मान जाती? क्या ये सच है? यस दीपा, मैं डॉक्टर टिया राय बहादुर हूँ। सुमित मेरे स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था और काफ़ी देर तक हम टच में भी थे। पर फिर मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं। 5 साल बाद वापस आई तो व्हाट्सएप पर रीयूनियन का मैसेज आया मुझे और मैंने सोचा कि चलो शायद सुमित मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जनाब है ही नहीं, तो कांटेक्ट कैसे करती। और इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया। मैंने टिया को सबसे पहले तुम्हारे बारे में बताया। यस, इसने बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। क्यों बच्चियों? तुम भी ना टिया। और हाँ, माँ भी तो इस प्लान में शामिल थी। मैं प्लान में थी? अरे मैं ही तो मास्टरमाइंड थी। मैंने ही सुमित को बोला था कि इस लड़की के साथ ऐसा नाटक करना, तभी वो समझेगी, वरना भूल जा बच्चों। और बस भगवान की कृपा से हमें टिया बेटी मिल गई। अरसों के बाद उसे देखा तो मन खुश हो गया, इसलिए तो मुझे उसके साथ घुलने मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अरे हाँ माँ जी, आप तो वैसे वक्त लेती हैं किसी से बात करने में। शिट यार, मैंने कैसे ये बात नोटिस नहीं की। क्योंकि तुम्हारे लिए इस बात से बढ़कर एक बात थी। जिस पति को फॉर ग्रांटेड लिया, जब वो पति दूर हुआ तब उसकी वैल्यू समझ में आई। देखो दीपा, ये मेरा मैटर नहीं है, बट एज ए मैरिज काउंसलर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम चाहे दुनिया की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, तुम दुनिया को जीत नहीं सकती। कोई और हमेशा तुमसे बेटर करेगा। इस ज़िंदगी में 15 या 20 साल बाद तुम्हें शायद याद नहीं रहेगा कि 20 तारीख को तुम्हारी मिस्टर शर्मा के साथ जूम कॉल पर मीटिंग थी, पर अगर तुम और सुमित क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो ये लम्हे ज़रूर याद रहेंगे। इसलिए मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम जॉब छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज़ तुम अपनी शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय उसे अपनी खुशकिस्मत मानो। मैं समझ गई टिया। सुमित, आई एम सॉरी। माँ जी माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं अब आप दोनों का पूरा ध्यान रखूँगी वर्क आवर्स के बाद, और कोशिश करूँगी कि दोनों चीज़ें अच्छे से संभाल लूँ। ये हुई ना बात, चलो बाहर। नहीं माँ, आप और टिया जाइए,
आज तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। क्यों दीपा? अपनी गोद में एक नन्हा सा बच्चा लिए हॉस्पिटल से हेमा अपने पति महेश के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां उसे देखते ही सोफे पर अपने भतीजे के साथ बैठी किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से बेटा, तुम लोगों का पता नहीं क्या होगा। आज के जमाने में एक बच्चा नहीं संभलता लोगों से, और तुम लोगों को दूसरा बच्चा करने की जल्दी थी। एक बेटा दे दिया था ना भगवान ने, तो दूसरा बेटा करने की क्या जरूरत थी महेश? बेटी रहती तो तुम कन्यादान करके अपने जीवन का परम सुख पा सकते थे, पर सबकी किस्मत में ये सुख कहाँ। इसीलिए भगवान ने बेटा दे दिया, अब भोगो इसे। आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? बड़ी मुश्किल से इतने दिनों बाद तो भगवान ने मेरी गोद भरी है। कौन सी मुश्किल आ गई तुझ पर? और जो मेरी गोद में है वो क्या है? ये औलाद नहीं है क्या? या तेरा मन भर गया करण से? और इसका तो छोड़ महेश, ये तुझे देखने की चीज थी, खुद पर काबू नहीं है क्या तुम लोगों को? 30-35 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है। पहला बच्चा तुम मुझ पर छोड़कर रखते हो और दूसरा कर लिया, कैसे संभलेगा ये कहकर किरण करण को लेकर कमरे में चली जाती है। अपनी बहू का उतरा हुआ मुंह देखकर शोभा रसोई में जाकर आरती की थाली लाती है और आरती करके अपने दूसरे पोते का घर में स्वागत करती है। किरण की बातों को दिल से मत लगा बहू, तू तो जानती है वो कितना अकड़ कर बोलती है, पर मन की कितनी भोली है, तुझसे कुछ छुपा नहीं बहू। मुझे पता है माँ, दीदी ने जो हमारे लिए किया है शायद ही कोई बहन अपने भाई के लिए करे। बचपन से ही मुझे माँ का प्यार दिया है दीदी ने। आप फिक्र मत कीजिए, हेमा इस बात को बढ़ाएगी नहीं। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। 1 महीने के बाद घर में हेमा के दूसरे बेटे के नामकरण की पूजा रखी जाती है। बच्चों की बुआ कहाँ है? बुआ ही तो नाम रखती है भतीजे का। मैं जाकर अभी दीदी को लेकर आता हूँ। वो क्या है ना चाची, बाबू अभी 1 महीने का है और करण रहा 3 साल का। बाबू को देखते ही हाथ पैर मारने लगता है, हर वक्त कोशिश करता है बाबू की नाक दबाने का, इसलिए दीदी को उसके पास ही रहना पड़ता है। जब से हेमा प्रेग्नेंट हुई है, दीदी ही तो करण को संभाल रही है। बच्चे को कंधे पर लिए दीदी थककर सो गई है, लेकर आता हूँ। महेश जाकर अपनी बहन को बुलाकर लाता है। अपने भतीजे को गोद में लेकर किरण हेमा के कान में कहती है, भगवान ने तुझे करण तो दिया है, ये तेरा दूसरा बेटा अर्जुन। अब तेरे 2 बेटे करण और अर्जुन। क्या नाम रखा बुआ ने बच्चे का? अर्जुन। करण और अर्जुन। नाम तो बहुत अच्छा रखा है तूने बच्चे का, अर्जुन। पर तू खुश नहीं लग रही, कोई बात है क्या किरण? क्या बताऊं आंटी जी, मुझे बड़ी इच्छा थी कि घर में एक लड़की आए। लड़कियां भाग्य लेकर आती है। अब हमारे घर में देख लीजिए, किराए के घर में रहते थे हम सब। पापा के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, पर जिस दिन मेरे पैर इस घर में पड़े सब बदल गया। एक छोटे से घर से हम इस 3 मंजिला मकान में आ गए। घर पर सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर भी सबको मैं ही बुरी लग रही हूँ कि भाई को बच्चा हुआ है, फिर भी किरण खुश नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसीलिए बस एक लड़की की इच्छा जता दी मैंने, वरना मैं खुद ही लड़की पैदा कर लेती। पर मेरी सास का नेचर तो आप जानती हैं। पहले ही पोत में जैसे ही मुझे बेटा हुआ, मेरी सास ने मेरा ऑपरेशन करवा दिया। तो अब महेश से ही तो उम्मीद करूंगी ना, पर शायद गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। भाभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे 2 चप्पल भी मारेंगे ना दीदी, तब भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। आपके बड़े एहसान हैं हम पर, और जैसे आपने करण को पाला है, अर्जुन को भी आपको ही पालना है। अरे नहीं, अब मुझे अपने घर भी जाना है। कितने दिन अपने बेटे को अपनी सास पर छोड़कर यहाँ बैठी रहूंगी। मेरे ससुराल वाले भी अब ताने देने लग गए हैं मुझे कि शायद तो अपने भाई के बच्चों को पालने के लिए पैदा हुई थी, अपने बच्चों पर भी ध्यान दे दे। मैं ना आज शाम की गाड़ी से ही निकल जाऊंगी। तो ये था हेमा का ससुराल, जहां भगवान की दया से सब कुछ था। 2 नन्हे बच्चे, सीधे साधे सास ससुर, प्यार करने वाला पति। पर कहते हैं ना कि भगवान किसी की भी किस्मत में सातों सुख नहीं देता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। 12 साल बाद एक सुबह करण और अर्जुन स्कूल के बाद अपने हाथों में रिजल्ट लिए भागते हुए अपने घर आते हैं। बुआ जी आई हुई है, रोहन भैया भी साथ में है। कब आए आप भैया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हो? पता है हम तो स्कूल ही नहीं जाते। अब तीनों भाई साथ में कितना मजा आएगा ना भैया। और अब तो बल्ले बल्ले होगी। पता है बुआ जी, आज हमारा रिजल्ट था, मेरे 70% आया है। मेरी छोड़ो, अर्जुन के तो 90% आया है। बहुत होशियार है मेरा भाई। सही में ला दिखा दिखा।
अर्जुन आगे बढ़कर अपनी बुआ के पास अपना रिजल्ट लेकर जाता है, पर किरण उसके रिजल्ट को साइड में रखकर करण का रिजल्ट लेती है। अरे वाह, मेरा बेटा तो 70% लाया है। 9वीं के एग्जाम में इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है बेटा। ये ले 500 रुपए ऐश कर। और मुझे मम्मी? केले 500 रुपए तेरे लिए भी। और मुझे बुआ? मुझे कुछ भी नहीं, मैं भी तो 90% लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, ले तू 50 रुपए पकड़। वाह, मुझे भी 50 रुपए मिले। 50 में ही खुश हो गया। भिखारियों वाली हरकतें हैं इसकी। अब जा यहाँ से कपड़े बदल ले, मिट्टी लगाकर आया है कपड़ों में। पता नहीं हेमा लगता है ध्यान नहीं देती तुझ पर। खाने की टेबल पर पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा था। कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार साथ में खाने का मजा लेता है। जमाई जी भी आए रहते तो परिवार पूरा हो जाता। ठीक है शोभा जी, अपने नाती पोते सब साथ में खेले, और क्या चाहिए। मेरा बस चले तो मैं घर की ऊपरी मंजिल में किरण बेटी को रख लूं, पर इसका भी तो ससुराल है। शादी के बाद कहाँ बेटियां बाप के घर रह पाती है। फिर से पराठे? नहीं, मुझे पराठे नहीं खाने हैं, मैं तो पिज्जा खाऊंगा। अरे आज दोपहर में ही तो तुमने पिज्जा खाया था ना, बार बार बाहर का खाना नहीं खाते बेटा। मैं भी पिज्जा खाऊंगा। अरे ठीक है ना मम्मी, रहने दीजिए। कब आता है ये नानी घर, मैं अभी मंगवा देती हूँ बेटा। सभी डिनर करके सो जाते हैं। 1 घंटे बाद पिज्जा की डिलीवरी घर पर पहुंचती है। किरण एक पिज्जा करण को देती है और दूसरा रोहन को। बुआ, मुझे तो मिला ही नहीं पिज्जा। डिनर किया था ना तूने, क्या करेगा पिज्जा खाकर? दिन भर खाता रहता है। जा कमरे में अपनी माँ के पास जा। ये कहकर किरण कमरे में चली जाती है। अर्जुन को रोता देख रोहन और करण उसे चुप करवाते हैं और हमेशा की तरह अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा उसे देते हैं। किरण जितना ही अर्जुन को उसके बाकी दोनों भाइयों के आगे नीचा दिखाती जा रही थी, उनकी दोस्ती उतनी ही बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते जाते हैं और तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। करण और रोहन की शादी हो जाती है और फिर एक दिन अर्जुन खाने की टेबल पर सभी से कहता है, भाभी बताइए ना, मैंने जो आपसे कहा था। क्या खुशबूस हो रही है दोनों देवर भाभी में। मम्मी वो अर्जुन किसी लड़की को पसंद करता है। अरे वाह, चलो लड़की ढूंढने की टेंशन खत्म हो गई। इत्तेफाक से उसी वक्त किरण अपने मायके पहुंचती है और अर्जुन की बात सुनते ही टेंशन में आ जाती है। अब इसे भी शादी करनी है, एक और हिस्सेदार। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। क्या मम्मी, इसमें क्या अच्छा है? ये तो पागल है। किसी लड़की ने इसके आगे 2 बूंद आंसुओं के गिरा दिए होंगे और ये बह गया। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया ना। पता नहीं ये लव मैरिज का भूत कहां से चढ़ गया है तुम्हारे सर पर। इस घर में ये सब नहीं होगा। पर बुआ जी, मेरी और रोहन की भी तो लव मैरिज हुई थी। अर्जुन भी हमारा भाई है, मुझे उसकी पसंद पर विश्वास है। आप एक बार लड़की के परिवार वालों से तो मिल लो। और करण के कहने पर किरण नेहा के परिवार वालों से मिलने को तैयार हो जाती है, पर उसके दिमाग में तो अभी भी साजिश चल रही थी। अपने कमरे में खुद को शीशे में निहारती हुई किरण खुद से बातें करती रहती है। कितनी कोशिशें की कि इस लड़के का रिश्ता ना हो, पर इसने अलग से ही लड़की ढूंढ ली। हद हो गई। आने दो नेहा के परिवार वालों को। अगर मैंने ये रिश्ता नहीं तोड़वाया तो मेरा नाम भी किरण नहीं। और नेहा के परिवार वालों के आते ही किरण हॉल में आकर बैठ जाती है। और बताओ नेहा, क्या देखा तुमने हमारे अर्जुन में? अर्जुन जो सामने है वही अंदर है बुआ जी, बस इसलिए। अच्छा, अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम बड़े बीच में बोलकर करेंगे भी क्या। चलिए समदन जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर दिखाती हूँ। और घर दिखाने के बहाने नेहा की माँ को सभी से अलग अपने कमरे में ले जाकर किरण कहती है, शादी तो आखिर आपकी बेटी को करनी है, हमारे घर तो लड़की आएगी बहन जी, तो जरा खोजबीन तो करनी चाहिए थी ना। आपको पता भी है कि अर्जुन के पास क्या है खुद का? कुछ भी नहीं। वो तो खुद करण की दुकान में बैठता है, ऊपर से नशे की इतनी बुरी लत की क्या बताऊं। शनिवार रविवार तो वो कभी घर पर रहता ही कहाँ है। ऐसे लड़के से शादी कराना चाहती हैं आप अपनी बेटी की? नेहा आपकी अपनी औलाद नहीं है क्या? हे भगवान, आप ये क्या कह रही है किरण जी? माना कि मैं अर्जुन की बुआ हूं, पर किसी लड़की के साथ गलत करने का ये कलंक अपने सर पर नहीं लेना चाहूंगी। गलत तरीके से करवाई हुई शादी का पाप तो 7 जन्मों तक भोगना पड़ता है सुशीला जी, वो भी तब जब आपकी नेहा इकलौती बेटी है। एक बार फिर से सोच लीजिए।
किरण की बात सुनकर सुशीला डर जाती है और पसीने पसीने होकर वहां से चली जाती है। बस अब गिनती करनी है उल्टी। 2 मिनट के अंदर अंदर लड़की वाले हॉल से उठकर सीधा अपने घर को होलेंगे। किरण चुपके से सुशीला को नेहा के पास जाकर उसके कानों में कुछ बोलता हुआ देखती है। कुछ देर बाद किरण हॉल में जाती है। क्या बात है सुशीला जी, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? कोई बात है क्या? हाँ आंटी जी, वो हम नेक करने की सोच रहे हैं, पर इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी, इसीलिए मम्मी की हवाइयां हो गई हैं। देखते ही देखते लड़की वाले अर्जुन का नेक करते हैं। ये भगवान, ये मोटी बुद्धि की सुशीला, अब तो अर्जुन की बीवी घर में आकर ही रहेगी। और चट मंगनी पट ब्याह कर अर्जुन की बीवी बनके नेहा अपने ससुराल आ जाती है। नेहा के ससुराल आते ही सभी के सामने किरण कहती है, अर्जुन की कुंडली दिखाई थी मैंने पंडित जी को। उन्होंने मुझे बताया कि कुंडली में बहुत भयंकर दोष है। वो दोष अर्जुन के जीवन को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने एक पूजा करवाई है और उस पूजा के कुछ नियम है जो तुम दोनों को करने होंगे, अगर तुम दोनों चाहो तो, वरना खुद ही समझदार हो भाई। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जरूर नेहा और अर्जुन नियम को मानेंगे। बताइए तो क्या है नियम? उस नियम के मुताबिक नए विवाहित दूल्हा दुल्हन को 21 दिनों के लिए अलग ही सोना होगा। मैं तो कहती हूँ कि नेहा को आप अपने पास सुलाइए आने वाले 21 दिनों तक। अच्छा, अब ना मैं अपने ससुराल निकलती हूँ, बार बार इनका फोन आ रहा है। मेरा काम तो शादी निपटवाना था तो मैंने निपटवा दिया, चलती हूँ मैं। और अर्जुन और नेहा के बीच रिश्ते में दूरी पैदा करने के लिए पहला बीज किरण बो देती है। पर वो यहीं नहीं रुकती। अपने ससुराल जाने के बाद भी किरण का ध्यान तो अपने मायके में ही रहता। एक रोज किरण हालचाल पूछने के बहाने प्रिया को कॉल लगाती है। अब तो तेरा काम बांटने के लिए नेहा आ गई है, ज्यादा प्रेशर तुझ पर पड़ता ही नहीं होगा, है? तो बता, दिन भर क्या करती है तू? ये तो बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी आपने, ज्यादा कोई काम तो रहता नहीं, यही 2 वक्त का खाना और कपड़े धोना वगैरह। एक मिनट, क्या कहा तूने? 2 वक्त का खाना? तो नेहा सिर्फ 1 वक्त खाना बनाती है और तू 2 वक्त? ये क्या बात हुई? झूठ बोल रही है ना तू? बुआ जी, वो मैंने उसे मना किया था। अभी अभी तो शादी हुई है, बेचारी हनीमून पर भी नहीं जा पाई। आते ही उस पर इतना ज्यादा प्रेशर मैं नहीं डालना चाहती। तूने मना कर दिया, मैं समझ गई, पर उसने मान लिया, ये कौन सी बात है बेटा? कपड़े तू ही साफ करे, घर तू ही संभाले। चल मान लिया एक बार कि नेहा ने कुछ बोला नहीं, पर अर्जुन, वो तो तेरा देवर है, वो तो कुछ कह सकता था। एक बात और बोलना चाहूंगी बेटा, तेरे पति की संपत्ति तुझे संभालनी है। करण बड़ा है पर दिमाग का बच्चा है। मुझे इसी बात का डर है कि कभी वो अपनी सारी संपत्ति अर्जुन के नाम ना कर दे, फिर तेरा क्या होगा? और इसी तरह किरण हर वक्त कभी करण के तो कभी प्रिया के कान भरती रहती। और एक बार बातों बातों में जैसे ही किरण अर्जुन को नीचा दिखाती है, करण फट से कहता है, बस बुआ जी बस, जब देखो प्रॉपर्टी की बातें, जब देखो अर्जुन को नीचा फील करवाना, ये सब क्यों करती है आप? प्रिया ने मुझे बताया कि आप उसे नेहा से घर खर्च में 50% कंट्रीब्यूट करने को कहती है। ये सब क्या है बुआ जी? क्यों बेकार में आप इन दोनों के रिश्ते को खराब कर रही है? घर में राशन मैं लाऊं या मेरा भाई, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप हम दोनों भाइयों को अलग करने के इंटेंशन से इस घर में आती है तो मुझे माफ कीजिए, आपके यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। एक थप्पड़ मारूंगी ना। समझ में भी आ रहा है तुझे क्या कह रहा है तू? वो तेरा कभी बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि वो तेरी सिर्फ बुआ नहीं है, तेरी माँ है, अपनी माँ, जिसने तुझे जन्म दिया। और इस माँ को इस घर में आने से मना कर रहे तू? बोल लेने दीजिए भाभी से। और इसमें इसकी भी क्या गलती? गलती तो आपकी है। आपने ही मेरे बेटे के मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भरी। ये सब सुनते ही एक बार के लिए करण का दिमाग सुन पड़ जाता है, पर दूसरे ही पल उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। तो इसलिए आप बचपन से मुझे इतना ज्यादा प्यार करती थी और अर्जुन को इतनी ज्यादा नफरत? पर मम्मी, एक बात मैं समझ नहीं पाया, मैं बुआ जी के पास था तो फिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? भगवान की दया से मुझे एक साथ 2 बच्चे हो गए और भाभी की शादी के 3 साल के बाद भी कोई बच्चा नहीं है, तो यही मौका है, अपना बच्चा भाभी को सौंप देती हूँ और इसी बहाने मेरे मायके की सारी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी। इधर से मेरा एक राजकुमार मेरे ससुराल की संपत्ति ले लेगा, तो दूसरी तरफ मेरा दूसरा राजकुमार मेरे मायके की संपत्ति ले लेगा।
फिर बुढ़ापे में मैं तो राज करूंगी, राज। और इसी सोच के साथ किरण ने अपना एक बच्चा अपनी भाभी को सौंप दिया था। किरण पूरी कोशिश करती थी कि हेमा को दूसरा बच्चा हो ही ना, पर भगवान की कृपा से महेश और हेमा को अर्जुन हो जाता है। इसके बाद से किरण का हर दिन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को नीचा दिखाने में ही जाता है। वो तो भाभी को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए करण बड़प्पन दिखाकर मैंने तुझे अपनी भाभी की झोली में रख दिया। बस मम्मी, बस बंद करो ये सब। आपको क्या लगता है मैं आपकी और पापा की बातें नहीं सुनता? मैं बताता हूँ करण, ये सब मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया था, ताकि नानी घर की प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। इसलिए मम्मी चाहती है कि कैसे भी करके अर्जुन को इस घर से निकाल दे। तो क्या हो गया अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो? तू मेरा खून है करण, अपनी माँ को पहचान और छोड़ दे इन सबको। ना मुझे सुनना है और ना मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे जन्म किसने दिया था। मुझे बस ये पता है कि अर्जुन मेरा भाई है और मैं इस घर का बेटा। वो रहा दरवाजा किरण, मुझे माफ करो, पर तुम अपने ससुराल चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का रिश्ता आज ही खत्म हो जाए। और प्रिया और नेहा के सामने उनकी बुआ का राज आ जाता है और पूरा का पूरा परिवार किरण से सारे रिश्ते तोड़ लेता है। अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने बेटे के साथ साथ अपने मायके से भी किरण हाथ धो बैठती है।